बातें बता रहा हूँ, अगर आप ट्यूशन पढ़ते हैं, कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करके बैठे हैं, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, बड़ी बड़ी कोचिंगों में पढ़ रहे हैं, छोटे टीचर से पढ़ रहे हैं, किसी से पढ़ रहे हैं, तो ये समझो जो तरीके बता रहा हूँ उस तरीके को लागू करेंगे तो सोने की जरूरी नहीं है पूरा चैप्टर आप एक बार में पूरा याद कर लो लाइन बाय लाइन। ऐसा नहीं बेटा, लाइन बाय लाइन याद करने की आवश्यकता नहीं रहती है, उसे खंड नुमा याद करो और एकदम छोटे छोटे पार्ट। पूरा चैप्टर कभी इंपॉर्टेंट नहीं होता है। चलो बेटा, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि हमें एनसीईआरटी पढ़नी कैसी है। एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए बेटा हमें इसे 3 भाग डिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों अलग अलग सब्जेक्ट है, तो इनको पढ़ना भी हमें अलग अलग तरीके से पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन बेटा हम ये करेंगे कि बायो कैसे पढ़ें, बायो कैसे पढ़ें। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा कि बहुत हाई एडिटिंग वीडियो नहीं है बेटा, मेरी बात समझ रहे हो, ये बहुत हाई एडिटिंग वीडियो नहीं है कि आप ये बोल दो कि अरे सर जी स्टैंडर्ड पढ़ाओ ना, ठीक है। नंबर 2 बेटा, नंबर 2 केमिस्ट्री कैसे पढ़ें, केमिस्ट्री कैसे पढ़ें सब बताऊंगा आपको, सब रखिएगा। और नंबर 3 बेटा फिजिक्स कैसे पढ़ें, फिजिक्स कैसे पढ़ें ताकि आपका एग्जाम निकल जाए, याद रखिए। और ये एक्सपीरियंस टीचर बता रहा है, मेरे बच्चों को कराया है इसलिए आपको बता रहा हूँ, है ना। मेरे बच्चों को ना बेटा ये पूरी की पूरी बायो याद है, आप कहीं से पूछ लो, कुछ भी पूछ लो, ठीक है। आप कभी ट्राई करना चाहते हो तो आप मेरे पास आ जाना, मुलाकात कर लेना, मैं आपको दिखाऊँ। मेरे बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं और दोनों को पूरी तरह से याद है ना। चलो, तो बेटा सबसे पहले और पहले प्रश्न उत्तर हम देखेंगे बायो कैसे पढ़ें। बायो को पढ़ने का तरीका अलग है बेटा, केमिस्ट्री को पढ़ने का तरीका अलग है और फिजिक्स का भी पढ़ने का तरीका अलग है। चलिए, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ बेटा, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बाकायदा सुनिएगा, बायो कैसे पढ़ें। देखो, बायो पढ़ने के लिए सबसे पहला फॉर्मूला आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहला फॉर्मूला यहाँ पे सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूँ, सेल्फ स्टडी, ठीक है। टीचर आपको जो पढ़ाता है वो मैटर अलग है, वो तो भाई सोने पे सुहागा वाली बात है, वो तो सोने पे सुहागा वाली बात है, समझ लीजिए। जो बातें बता रहा हूँ, अगर आप ट्यूशन पढ़ते हैं, कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करके बैठे हैं, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, बड़ी बड़ी कोचिंगों में पढ़ रहे हैं, छोटे टीचर से पढ़ रहे हैं, किसी से पढ़ रहे हैं, तो ये समझो जो तरीके बता रहा हूँ उस तरीके को लागू करेंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, सच कह रहा हूँ, अप्लाई करके देख लीजिएगा। देखो बेटा, सबसे पहले बायो पढ़ने के लिए सबसे पहला हथियार जो है वो ये है बेटा। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप बेटा रीड द चैप्टर, read the chapter in one round बेटा, मतलब कि आपको पूरे के पूरे चैप्टर को 1 राउंड में पढ़ लेना है। एग्जाम्पल से इसको हम एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लो कक्षा 12 की एनसीईआरटी है, ये पहला चैप्टर, मतलब कक्षा 11 की एनसीईआरटी है, सॉरी 12 की नहीं 11 की एनसीईआरटी है। मान लेते हैं आपने कोई चैप्टर खोल लिया, हम चलो चैप्टर नंबर 2 की बात कर लेते हैं, जीव जगत का वर्गीकरण। बेटा आप ये चैप्टर खोल लेते हो, है ना। आज जब पढ़ने बैठते हो तो देखो, आप अगर ड्रॉपर हैं या 12 में हैं तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा, यदि आप पहली बार पढ़ाई कर रहे हैं तो थोड़ा सा जटिल लगेगा, लेकिन ये काम आपका हो जाएगा। देखो बेटा, ये चैप्टर आपने खोला, अब वो कुछ नहीं करना है, मेज पर बैठो, कुर्सी पर बैठो, कहीं जहाँ आपको बैठने की व्यवस्था, चाहे लाइब्रेरी ज्वाइन करके बैठो, कहीं भी पेज खोलो और सीधे सीधे पेन उठाओ और लाइन बाय लाइन ऐसे पेन लेकर बेटा समझाता हूँ, एकदम ध्यान से माना, ये पेन है, ऐसे पढ़ना है आपको। सभ्यता के प्रारंभ से ही, मुंह से चिल्लाना नहीं है, अगर चिल्ला ऐसा नहीं चले बगल डिस्टर्ब हो जाए, लेकिन मुख से आपको बोलना है, कुछ आपके होठ डोलने चाहिए, आपके होठ थोड़ा ना थोड़ा डोलने चाहिए, कि वो डोलने से क्या होगा ना कि आपका माइंड भागेगा नहीं, आपका जो मन है ना वो स्थिर रहेगा। मेरी बात समझ रहे हो, है ना बेटा। देखो ऐसे पढ़ेंगे हम। देखो, सभ्यता के प्रारंभ से ही मानव ने सजीव प्राणियों के वर्गीकरण के अनेक प्रयास किए हैं। वर्गीकरण के ये प्रयास वैज्ञानिक मानदंडों की जगह सहज बुद्धि पर आधारित हमारे भोजन, वस्त्र एवं आवास जैसी समान उपयोगिता के वस्तुओं के उपयोग की आवश्यकताओं पर आधारित थे। आपने क्या देखा कि मैंने हर वर्ड पे अपनी पेन चलाई, मतलब मैंने पेन की नोक कैसे रखा, मानव लिखा तो मानव पे रखा, ने लिखा है तो ने पे रखा, मेरा सजीव लिखा है सजीव पे रखा। बात समझे कि नहीं, ठीक है। इस तरीके से आपको रीडिंग करनी है, लेकिन एक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि मैंने यहाँ पर थोड़ा सा लाउडली पढ़ाई किया, थोड़ा सा तेज पढ़ा। आपको तेज नहीं पढ़ना है, ऐसे नहीं पढ़ना है कि बगल वाला आपको डिस्टर्ब हो जाए। आप अकेले शांत पढ़ाई करते हो कितना चिल्ला लीजिए, आप अपने कमरे में पढ़ाई करते हैं, अपने स्टडी रूम में पढ़ाई करते हो कितना भी चिल्ला लीजिए, वो तो आपकी बात है ना। नहीं, लाइब्रेरी में ऐसा नहीं कीजिएगा, ऐसा लाइब्रेरी आपको नहीं करना है। मेरी बात समझते जाना भाई, है ना, ठीक है। चलो
आप ये मान लेते हैं कि एक राउंड में, लेकिन कंडीशन क्या बेटा, 1 राउंड की बात कर रहा हूँ मैं। आप जब चैप्टर को ओपन करके पढ़ाई करेंगे तो आप ये नहीं सोचेंगे ठीक है यार 3 पेज वही पढ़ लेता हूँ, 3 पेज वहाँ पढ़ लूँगा, 3 पेज तब पढ़ लूँगा। नहीं, आपको पढ़ना है तो एक राउंड में। 1 सिटिंग इज इक्वल टू 1 राउंड। चलो मैं तरीका बता रहा हूँ। 1 सिटिंग, मैं हमेशा खुद बता रहा हूँ बेटा, मेरा भी एक लक्ष्य है। अगर मुझे नहीं पढ़ना है ना तो मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन ये कहता हूँ 20 मिनट के लिए पढ़ाई कर लूँ, मुझसे 10 मिनट 20 मिनट पढ़ाई नहीं होती यार। मैं सोचता हूँ अगर पढ़ने बैठूँ ना तो भाई साहब फिर जब तक कमर की हड्डी ना टूट जाए तब तक पढ़ते रहो, है ना। 1 सिटिंग इज इक्वल टू 1 राउंड। 1 सिटिंग इज इक्वल टू 1 राउंड बेटा, है ना। आपको एक सिटिंग में एक राउंड मार देना है। आप पूरी तरह से रीड कर लीजिए, है ना, रीड फुली बेटा। मेरी बात समझे नहीं समझे, ठीक है। इसके बाद अब क्या करना रहेगा, देखो इसके बाद क्या करते हैं बेटा, अब आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप क्या है बेटा। सेकंड स्टेप में आपको बैक एक्सरसाइज में जाना है। आपको बैक एक्सरसाइज पे जाना है बेटा, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, मैंने पहले बता रखा है। एक आध 2 वर्ड भूल जाना होता है, कई साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते दिमाग से उतर जाता है। इंग्लिश पढ़ते नहीं, हिंदी माध्यम में पढ़ते हैं तो वही दिक्कत है। अब देखो क्या करना है बेटा, बैक एक्सरसाइज पे जाना है। बैक एक्सरसाइज पे, ये बैक एक्सरसाइज आपकी। अब देखो ये दिखाई दे रहा है बेटा आपको बैक एक्सरसाइज, ये है बैक एक्सरसाइज। अब बैक एक्सरसाइज पर आएंगे तो आपको कुछ प्रश्न मिलेंगे, उन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ो। अब ये पूछोगे सर जी बैक एक्सरसाइज पे क्यों जाएं। भाई सुनो, देखो बेटा पूरा चैप्टर कभी इंपॉर्टेंट नहीं होता है। माइंड सेट कर लो इस बात को लेकर कि पूरा चैप्टर कभी इंपॉर्टेंट नहीं होता बेटा। उस चैप्टर में जो बैक एक्सरसाइज सवाल बना दिया ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब वो बहुत महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो, इसीलिए तो आपको उस पर सवाल दिया है ना। तो आप क्या करें, ये प्रश्न उठाया बेटा, जैसे वर्गीकरण की पद्धतियों में समय के साथ आए परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए। निम्नलिखित के बारे में आर्थिक दृष्टि से 2 महत्वपूर्ण उपयोगों को लिखें, जैसे परपोषी बैक्टीरिया आदि बैक्टीरिया। इसी प्रकार के आप ऐसे बढ़ते हुए आएंगे, आपको सेकंड चैप्टर में बेटा 12 सवाल मिल जाएंगे, 12 सवाल मिलेंगे, जिसमें से चैप्टर प्रश्न नंबर जो 12 है बेटा वो इंपॉर्टेंट नहीं है। एक आध तो सवाल ऐसे भी होते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं होते, वो आपको मैं केमिस्ट्री से बताऊंगा, जो फिजिक्स बताऊंगा तो मैं समझाऊंगा कि कैसे बहुत सी सवालें ऐसी होती हैं हमारे काम की नहीं होती हैं, वो बस हमारे बुद्धि को थोड़ा बढ़ाने के लिए, थोड़ा समय एंजॉय करने के लिए, इधर उधर भी जानने के लिए एनसीईआरटी वालों ने दे रखा है ना। तो अब क्या करना है, आपको प्रश्न मिल गया। पहला प्रश्न हमने पढ़ा आपको बेटा कि वर्गीकरण की पद्धतियों में समय के साथ आए परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए, मिल गया भाई साहब। आप क्या करो, अब इसी प्रश्न को पढ़ने के बाद इसका उत्तर आपको स्वयं से एनसीईआरटी में ढूंढना है। कहाँ ढूंढना है, एनसीईआरटी में ढूंढना है, ठीक है। आप थोड़ा परेशान होंगे, नहीं पाएंगे, फिर परेशान होंगे, फिर नहीं पाएंगे, है ना। लेकिन आपको ढूंढते रहना जब तक आपको मिल ना जाए। कम से कम 2-3 बार प्रयास खुद से कीजिएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि सेकंड प्रयास के बाद भी सेकंड प्रयास के बाद भी आपको नहीं मिल रहा है, देन मैं आपको एक सजेशन दे देता हूँ। आप क्या कीजिए, आप एनसीईआरटी सॉल्यूशन नाम के ऐप आते हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशन नाम के ऐप आते हैं बेटा, उन ऐप को जाकर डाउनलोड कर लीजिए, है ना। उन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, मैंने यहाँ किसी को मेंशन नहीं किया है ना। आप कोई भी ऐप डाउनलोड कर लीजिए जिसमें सॉल्यूशन दिया है, और उस सॉल्यूशन को जाकर देखो कि यार ये जो चीज़ लिखी गई है मेरे एनसीईआरटी में कहाँ लिखी है। ध्यान दो, जैसे ये प्रश्न बोला बेटा मैंने, वर्गीकरण की पद्धतियों में समय के साथ आए परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए, तो ये प्रश्न आप उसमें से पढ़ लोगे, एक आइडिया लग जाएगा कि ये जो टॉपिक इसमें लिखा है वो मेरे शुरू के पेज में है। शुरू के पेज में मेंशन किया गया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक में मेंशन कर दिया गया है, यहाँ तक में आपको मिल जाएगा। तो आपको जो माइंड है स्थिर रहेगा, है ना। और इसी में आप ढूंढ कर हाईलाइट कर लोगे। हाईलाइट नहीं करना है, सपोज याद रखना, हाईलाइट नहीं करना है, बात समझे नहीं है। देखो बताऊंगा मैं अभी कि हाईलाइट वाईलाइट कब करना है, वो बताऊंगा मैं। तो हाईलाइट नहीं करना है आपको, बस उसे मतलब कि ऐसे ब्रेक बना के नंबर 1 नंबर 2 कर लेना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक नंबर 1 हो गया, जैसे समझो, जैसे आपको मान लो यहाँ से यहाँ तक मिल गया, तो आप नंबर 1 डालकर उसे होल्ड कर लीजिए। जैसे कि आप 4वीं 5वीं 6वीं 7वीं 3री क्लास में प्रश्न उत्तर नहीं लगाते तुम्हारे स्कूल में, बेटा यहाँ से यहाँ तक टिक कर लो आंसर मिल गया, यहाँ से यहाँ तक टिक कर लो आंसर मिल गया, ऐसे आपको कर लेना है, ऐसे आपको कर लेना है। और फिर क्या करना है, आपके
इस एक्सरसाइज को बेटा जितने भी सवाल हैं 11 सवाल हैं, इन 11 सवालों के उत्तर को याद कर लेना है। याद कर लीजिए, बेहिचक याद कर लीजिए। कुछ बच्चे बोलेंगे सर जी इसे तो नीट क्वालिफाई नहीं होगा। अरे भाई साहब मैं कहाँ गया ना क्वालिफाई हो जाएगा, ये तो मैं भी जानता हूँ नीट क्वालिफाई नहीं होगा इससे आपको। मेरी बात तो सुनो ध्यान से, सब्र तो करो भाई, सब्र करोगे ना बेटा। ऐसा थोड़ी ना हो जाता है कि हाँ भैया चलो हो गया भाई, मैं बालवीर थोड़ी ना हूँ यार यूँ करूँगा हो जाएगा, ऐसा तो होने वाला नहीं है ना। सब्र करना पड़ेगा, सब्र कर लो, 2 मिनट और रुक जाओ, समझाया था पूरी। अब इससे आइडिया क्या होगा, है ना। अब आपने क्या देखा बेटा, पूरा चैप्टर 1 राउंड पढ़ लिया और उसकी एक्सरसाइज भी ढूंढ ली और उसे याद कर लिया। अब देखो पहली चीज़ समझो, पढ़ाई बेटा 0% शुरू होती है और 100% तक जाती है। कोई भी व्यक्ति हो या कोई टीचर हो, वो हमेशा 0 से लेकर 100% तक जाता है और एक समय ऐसा जो 100% पहुँच जाता है तो स्थिर हो जाता है। अगर आपको 100% मतलब 80 से लेकर 100% तक आ रहा है, समझो आपका नीट निकल जाएगा। जय हिंद बेटा, जय हिंद, आपका नीट निकल जाएगा। क्लियर है। बस आप यह समझ लीजिए कि आपको 80% की अप्रोक्स 80% लेकर 100% तक आपको अपना नॉलेज बनाना है, अपने चैप्टर का 80 से लेकर 100% बना लेना है, आपका एग्जाम निकल जाएगा। इतना करने के बाद क्या होगा बेटा, आप चैप्टर को ओवरऑल व्यू में अगर बताएं, ओवरऑल बताएं बेटा, तो ओवरऑल आपको पूरे चैप्टर का आइडिया लग जाएगा। और ये काम मुश्किल से 2 दिन लगेंगे, 2 दिन, एक चैप्टर में 2 दिन बात करता हूँ बेटा, मैक्स 2 दिन बता रहा हूँ, 2 दिन। फिर याद करने में जितना दिन आपको लगे, चाहे 1 दिन में याद कर डालो, चाहे 1 साल में याद करो यार। आप जानते हो ना पेपर तो 25 लाख 22 लाख देते हैं, पर पास कितने हो रहे हैं, 55-56 हज़ार, 70-80 हज़ार मान लेते हैं, है ना। तो भाई जो डेडिकेट है वही पास होगा, जो डेडिकेट नहीं वो पास नहीं होगा। तो भीड़ देख के डरने वाली बात ही नहीं है। हमें 25 लाख से लेना देना ही नहीं है। जो याद करेगा वो पास है, जो नहीं याद करेगा वो नहीं पास है। सिंपल से कहानी है, बहुत सिंपल से स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ना कोई ऑटोमेशन ना कोई मोटिवेशन। बात समझे नहीं समझे, इसके सिवा कुछ भी नहीं। चलो ठीक है, अब इतना आपने कर लिया। इतना कर लेने के बाद अगेन बेटा, अगेन क्या करना है, अब आपको ना अपने चैप्टर को उठाना है और उसमें से प्रश्न और उत्तर बनाना है। प्रश्न उत्तर कैसे बनाना, आप देखो अपने आप से प्रश्न उत्तर बनाना है। बड़े बड़े उत्तर याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है बेटा, सुन लो अगेन, बड़े बड़े उत्तर याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपको छोटे छोटे खंडों में करके उत्तर याद करने चाहिए। जरूरी नहीं है पूरा चैप्टर आप एक बार में पूरा याद कर लो, लाइन बाय लाइन, ऐसा नहीं बेटा, लाइन बाय लाइन याद करने की आवश्यकता नहीं रहती है। उसे खंड नुमा याद करो और एकदम छोटे छोटे पार्टों। इसको भी दिखाता हूँ। जस्ट सपोज दैट बेटा, मैं चैप्टर खोल लेता हूँ, चलो ये खोला हमने चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 8 है, देख रहे, कोशिका जीवन की इकाई, ये चैप्टर हमने खोला बेटा। अब ये बोलो कि सर ये चैप्टर क्यों खोले हो, तो देखो ये एक ऐसा चैप्टर जिसमें कुछ कटा पिटा नहीं है, पूरा जो पुराने में था वही नए में, इतना भी संशोधन ना इधर है ना उधर है, और समय संशोधन हुए, इसमें कोई संशोधन नहीं है। अब क्या करना है, वीडियो लंबी बन रही है ना, पर कोई नहीं यार, मैं टीचर हूँ, इतना लंबा मुझे एडिटिंग कुछ आती नहीं ज़्यादा खास इतना। ये मैंने ले लिया हाइलाइटर बेटा, 5 हाइलाइटर है, पूरा पैकेट ही उठा लाया 100 रुपये का, है ना। 5 हाइलाइटर बेटा, ये 5 हाइलाइटर हैं। अब आपको क्या करना है, जब भी आप पैसेज पढ़ो, जैसे ये देखो बेटा, मैं अगेन एक तुम्हें एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे आप रीडिंग करेंगे, देखो आप पहले देख लीजिए, फिर आपको एक आइडिया लग जाएगा, ज़्यादा आसान हो जाएगा अगर आप एक बार देख लेंगे तो इससे मुझे समझाने में आसान रहेगा और आपको भी। देखो हाईलाइट देख लो बेटा आप, फिर देखो इधर हाईलाइट देखा आपने, हैं मुझे लग रहा है कम दिख रहा है क्या, हाईलाइट देख लिया, हाँ अब सही दिख रहा है। हाईलाइट देखो, हाईलाइट देख, आप बस कलर नोटिस करना बेटा, हाईलाइट देखते जाओ, ऐसे हाईलाइट देखते चलो। दिख रहा है क्या हाईलाइट, सारे हाईलाइट दिख रहे हैं। आपने क्या नोटिस किया, पूरा का पूरा बुक ही हाईलाइट हो गया, पूरा का पूरा चैप्टर बेटा क्या हो गया, हाईलाइट हो गया। अब आपने हाईलाइट कर लिया। अच्छा हाँ, आपको हाईलाइट करना है जो भी है, देखो कैसे करना है। जैसे आपने ये उठाया, कोई भी एक टॉपिक उठा लिया, जैसे हम चलो सबसे शुरू में बता देते हैं आपको, जैसे ये रहा, ये उठाया बेटा, इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, ध्यान सुनना क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है बेटा, कोशिका के भीतर राइबोसोम केवल कोशिका द्रव्य में ही नहीं बल्कि 2 अंग को हरित लवक पौधों में और वसूत्र कणिका में व खुदरी अंतर्द्रव्य जालिका में भी मिलते हैं। समझ आइए बात बेटा। अब मैं इसमें प्रश्न बना लेंगे, कैसे प्रश्न बना लेंगे कि उन कोशिकाओं का नाम, कोशिकांगों बेटा, उन कोशिकांगों का नाम लिखिए जिनमें राइबोसोम पाया जाता है। तो देखो क्या लिखा है,
कोशिका भीतर राइबोसोम केवल कोशिका द्रव्य में नहीं बल्कि 2 अंगों को हरित लवक व सूत्रकणिका में व क्षुद्री जालिका में पाया जाता है। 3 अंगों को बेटा, 1, 2 और 3। ठीक है, इसी प्रकार देखो बेटा अगला प्रश्न है बेटा, क्या सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर लंबाई की, जबकि जीवाणु बैक्टीरिया जिसे कहते हैं बेटा 3 से 5 माइक्रोमीटर की होती है। पृथक की गई बहुकोशिकीय जीवधारियों में मनुष्य के लाल रक्त कोशिकाओं का व्यास लगभग 7 माइक्रोमीटर और होता है। तंत्रिका कोशिकाएं सबसे लंबी कोशिकाओं में होती हैं। ये बिंबाकार बहुभुजी स्तंभी घनाभ धागे की तरह या असमाकृति प्रकार की हो सकती हैं। कोशिकाओं का रूप उनके कार्य के अनुसार भिन्न हो सकता है। ऐसे प्रश्न बना लिया बेटा क्या कि विभिन्न कोशिकाओं के माप व आकार लिखिए। इससे क्या होगा, आपको इतना सही याद करना पड़ेगा, इतना याद करना पड़ेगा और आपका उत्तर आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि इस उत्तर छोटा है और आपका पूरा बुक याद हो जाए। क्यों? क्योंकि इसी प्रकार के आप बहुत सारे प्रश्न आप बना रखें, ये बना रखें। और याद रखिए हर प्रश्न को बेटा अलग रंग से हाईलाइट करना है, ताकि ऐसा ना पूरा मिश्रण हो जाए। और याद रखिए जिस प्रश्न को जिससे हाईलाइट करे होंगे उसका उत्तर भी उसी से हाईलाइट करना पड़ेगा बेटा। ये रहे 5 के 5 आपके पास हाईलाइटर, राइट। तो सबको बेटा अलग अलग तरीके से हाईलाइट कर लेना। मेरी बात समझ आया है ना? हाँ, तो सब हाईलाइट कर लीजिएगा। तो बेटा इस तरीके से आपकी बायो पूरी तरह से क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। इसी प्रक्रिया का प्रयोग आपको एनसीईआरटी केमिस्ट्री में करना है, लेकिन थोड़ा सा संशोधन करके। बात समझ आएगी? तो बेटा ये बात हो गई कि बायो की एनसीईआरटी कैसे पढ़ें। मैंने अपनी पूरी ईमानदारी से और पूरे अनुभव जो मैंने आज पिछले 10 सालों के करीब में किए हैं वो मैंने आपके सामने परोस दिए। अब हम बात करते हैं एनसीईआरटी की, बाकी आपकी इच्छा की पर डिपेंड करता है। ठीक है बेटा, मैंने शुरू में बताया था समस्याएं आएंगी। चलिए तो इसे थोड़ा सा मिटा देते हैं और इसे मिटा देने के बाद बेटा इस बायो के स्थान पर हम लिख लेते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री कैसे पढ़ें, टॉपिक 2 केमिस्ट्री कैसे पढ़ें। इसका वही फंडा है बेटा, लेकिन थोड़ा सा इसमें एक चीज ये है कि हो सकता है जब पढ़ाई कर रहे हो तो आपको कुछ समझ में ही ना आ रहा हो, है ना, कुछ समझ में ना आ रहा हो। देखो आजकल के ऑनलाइन के ज़माने में बेटा हर कोई कहीं ना कहीं पढ़ाई कर रहा होता, तो आप एक लेक्चर देख लो यार, किसी टीचर का लेक्चर देख लो। मैं ये नहीं बोलूँ मेरे से ही देखो, बाकी अगर मुझसे पढ़ना चाहते हो मेरा ही देखो। मैं तो अभी लाया नहीं हूँ, 1 अगस्त से लेकर आऊँगा 2024 से वीडियो जाना स्टार्ट हो जाएंगी आपकी। किसी भी टीचर देख लीजिए जो भी पढ़ा रहे हैं, हजारों लेक्चर तो पढ़े हैं, तुम पढ़ना चाहो तुम्हारी थ्योरी पूरी कंप्लीट हो जाएगी बेटा। अब केमिस्ट्री कैसे पढ़ना है बेटा, तो केमिस्ट्री में क्या करना है, आपको यही करना है कि 1 सिटिंग इज इक्वल टू 1 चैप्टर। 1 सिटिंग इज इक्वल टू बेटा 1 चैप्टर, और इसका पालन तो हमेशा करना बेटा, याद रखिएगा। इसका पालन तो लाइफ टाइम करना है, छोड़ना नहीं है। बच्चा पार्टी गड़बड़ा दोगे भैया अपने आप से, याद रखिएगा। चलिए बेटा इसकी स्टार्ट करते हैं। तो बेटा जब आप इसको पढ़ोगे ना 1 सिटिंग इक्वल टू 1 चैप्टर, है ना, तो आपको क्या करना है, आपको पूरे चैप्टर के एक बार पढ़ लेना है। पूरे चैप्टर के ऊपर पढ़ लिया, फिर से वही करना बेटा। नंबर 2 सेकंड स्टेप में क्या करना है बेटा, आपको सेकंड स्टेप में आपको वही करना है जो पिछली बार बताया था, है ना। थोड़ा संशोधन करना है। संशोधन क्या करना है, आई विल टेल यू, है ना। गो टू बैक एक्सरसाइज बेटा, गो टू बैक एक्सरसाइज। और देखो इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है, इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है बेटा, इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें ना पूरे चैप्टर का, भाई साहब पूरा का पूरे चैप्टर का, मतलब एक समझो अगर तुमने बैक एक्सरसाइज कर डाला ना तो चैप्टर का करीब करीब बेटा, मैं जहाँ बायो आप करते हो तो आप 80% पहुँचना कठिन हो जाता है, 80% नहीं पहुँच पाते। बायो की अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो आप बेटा पहुँच जाओगे करीब 60% के आसपास। हाँ, ये 60% आपको पूरा चैप्टर आने लगेगा, कोई दूर एक बात नहीं है। लेकिन अगर आपने केमिस्ट्री के बैक एक्सरसाइज किए बेटा तो ये समझ ली ये 80, मैं कह रहा हूँ बहुत कम बोल रहा हूँ। आप चलो ठीक है 80, क्यों ज़्यादा बता दें कहीं ऐसा ना हो गड़बड़ हो जाए, तो आप 80 मान के चलिए कि 80% तक लिखित गारंटी है कि आप 80% तक एनसीईआरटी केमिस्ट्री आपको आने लगेगी। 80% तक बेटा लिखित गारंटी है, केवल आप बैक एक्सरसाइज कर डालिए बस, है ना, और कुछ नहीं करना, बैक एक्सरसाइज कर डालिए। तो एनसीईआरटी बेटा आपको 80% तक आने लगेगी। देखो बेटा, अब देखो इसको भी वही करना है, आपने पूरा पढ़ना है। पूरा पढ़ने के बाद बेटा जैसे आपने ये भी चैप्टर उठाया, जैसे अपच उपच अपक्रियाएं मतलब ऑक्सीकरण अपक्रियाएं, बेटा आपको पूरा पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है। ये उल्टी चीज़ें लिखी हुई हैं, बहुत से बच्चे कहते हैं क्या लिखा समझ में नहीं आता है, कोई बात नहीं, आप पढ़ो लेकिन पढ़ते जाओ। आपको बैक एक्सरसाइज पे जाना है बेटा, बैक एक्सरसाइज यहाँ पर देखो। अच्छा इंटेक्स्ट, अगर जो इंटेक्स्ट सॉल्यूशन दिए होते हैं ना उसको अच्छे से समझना है, कहीं से ढूंढ ढांड के उसे करो, तुम्हारा काम है उसमें करना चाहिए। ये देखो अभ्यास दिया बेटा, अभ्यास देखो बेटा 24
30 सवाल दिए हैं बेटा, 30 सवालें, 30 सवालें, तो 30 सवालें दी गई आपको, है ना। 30 तो एक चैप्टर 30 सवालें भैया, 70 सामने अवस्था में 70 सवालें हैं। सच कह रहा हूँ, इतनी सवालें करोगे ना यार भाई साहब, तुम्हें कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतनी कर डालोगे तुम्हें पूरी एनसीईआरटी आने लगेगी। सच कह रहा हूँ, लेकिन बच्चे करते नहीं है, बच्चे थ्योरी पढ़ लेते हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज जाते नहीं है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्या है बेटा, एक्सरसाइज क्यों दी जाती है, सोचा है कभी एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्यों दी जाती है? ऐसा क्या कारण है कि एक्सरसाइज दे दिया? वो चाहता नहीं देता, पर दिया ना उसने, क्यों दिया है? ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो सके, आप सोचने पर मजबूर हो सको कि इस पूरे चैप्टर में ऐसा कौन सा बिंदु था जो महत्वपूर्ण था, जिसमें प्रश्न बनेंगे, जो हमें हाईलाइट कर लेने चाहिए। वो सारे काम आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज बता देती है ना। इसीलिए एनसीईआरटी की एक्सरसाइज बेटा, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है यार, अथाह महत्वपूर्ण है, ये समझ लीजिए कि इसको तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। बच्चे छोड़ देते हैं यार, जब छोड़ दोगे तो कहाँ से होगा मेरे भाई, नहीं होगा ना बेटा, है ना। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, सब में करना है इसी तरीके। देखो ऐसे मैं एक किताब बता रहा हूँ, आपको सभी में करना है। बच्चे देखो होता क्या है, केमिस्ट्री की एक प्रॉब्लम है, केमिस्ट्री के 3 पार्ट है ना। केमिस्ट्री के 3 पार्ट है, कौन कौन से? इनऑर्गेनिक, और दूसरा बेटा फिजिकल, और तीसरा है ऑर्गेनिक। ये एनसीईआरटी का पैटर्न है बेटा, पहले उसने इनऑर्गेनिक बताया, फिर फिजिकल, फिर ऑर्गेनिक बताया। अब बच्चे डर जाते हैं, अरे सर जी कहाँ से इनऑर्गेनिक करूँ, फिजिकल कैसे करूँ, ऑर्गेनिक कैसे करूँ? कहा बताएंगे, तुम्हें डायलॉग मार कर देंगे कि सर जी तो कहा जाता है एनसीईआरटी के बारे में कि रात को रटो सुबह सफ़ा। एनसीईआरटी और केमिस्ट्री है बेवफा, रात को रटा और सुबह को सफ़ा। पर मैं कहता हूँ नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं, विश्वास करो बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। और देखना, इसे वक्त के साथ प्रूव करके दिखाऊंगा कि कोई नहीं है बेवफा, जिसे पढ़ो वो है अपना। बात समझे कि नहीं समझे? हाँ, जो पढ़ेंगे वो तुम्हें आएगा, कोई बेवफाई नहीं करता। बस अंतर इतना है, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा यहाँ पर से दिमाग लगाना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनऑर्गेनिक, फिजिकल और ऑर्गेनिक बेटा। इनऑर्गेनिक हो चाहे फिजिकल हो चाहे ऑर्गेनिक। फिजिकल में बच्चे मोल वोल बड़े परेशान होते हैं, बेसिक चीज़ें उन्हें आती नहीं है, फिर वो मोल सोल दे देगा ग्राम श्राम इधर करके, बच्चे परेशान। मोलरता क्या होती है, मोलरता क्या होती है, डिफरेंस क्या है मोलरता और मोलरता? ये घनत्व कहाँ से आएगा, पता ही नहीं था। अरे भाई घनत्व तुम्हें याद करना पड़ेगा कि जल घनत्व इतना ही होता है। अरे द्रव्यमान दिया नहीं है, द्रव्यमान कहाँ से लगा दिया सवाल में, द्रव्यमान कहीं दिया ही नहीं है, तो तुम्हें ढूंढना पड़े। भाई बेस है, बेस ही नहीं पता कैसे आएगा तुम्हें केमिस्ट्री? बेस था, बेस तुमने पढ़ा ही नहीं, तो बेस मजबूत करना चाहिए ना यार, बेस मजबूत कर तभी तुम्हें आएगा, समझे नहीं? अगर बेटा किसी को छोटा आ बड़ा आ का खागा ना पढ़ाओ, क्या हिंदी पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता है। मैं तुम्हें कहता हूँ उर्दू पढ़ के दिखा दो, अगर आप मतलब बुरा मत मानिएगा, मुसलमान नहीं है तो आप उर्दू पढ़ के दिखा दो, मुझे लगता है आप नहीं पढ़ पाएंगे, कभी नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि आपको पता नहीं लिखा क्या उसमें। तो भाई बेस आपकी मजबूत होगी तो आपको आएगा। इनऑर्गेनिक बेटा आसान है थोड़ा, फिजिकल थोड़ा सा जटिल है, ऑर्गेनिक बहुत जटिल बताते हैं ऐसा, लेकिन आप आसानी से कर सकते हो। एक्सरसाइज तो करके देखो, आप उसे छोटे छोटे खंडों में तोड़ दो, छोटे छोटे खंडों में तोड़ दो, उसकी एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से याद कर लो, जो भी चीज़ बताए उसे करो, प्रैक्टिस करो, 10 बार प्रैक्टिस करो। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज समझ लीजिए, आपके ऐसे फिंगर टिप्स होनी चाहिए, ऐसे करके। सच कह रहा हूँ, जब ऐसे रहेंगे तो आगे बढ़ोगे यार। समझता नहीं है यार, तो क्या कहूँ तुझसे यार, वही बात है। चलो ठीक है, समझा करो यार, ठीक है। चलो, तो ये हो गई फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहानी सारी याद कर ली। चलो एक तुम्हें एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे, मान लो कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं आ रहा, आप फंस रहे हो, अरे यार क्या बताऊँ, कैसे पढ़ें, कैसे करें इसको हम बेटा, है ना। तो देखो यहाँ जो डायग्राम बताया गया, जैसे ये बोल देता है कि निम्नलिखित में से कौन अधिक स्थायी है तथा क्यों। जैसे ये दिया O2NCH2CH2O- और CH3CH2O-। जब इसका उत्तर ढूंढोगे तभी तो कॉन्सेप्ट ऑफ क्लियर होगा, तभी तो इसमें पढ़ रखा है आपने। इधर जब पढ़ोगे ना बेटा, इधर सब पढ़ोगे तो हाँ यार सब क्लियर है, पढ़ तो रखा है, लेकिन आप उत्तर नहीं कर पाओगे। उत्तर कैसे करोगे? जब आप उसे ढूंढोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो जब आप एक्सरसाइज देखोगे तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे, और जब क्लियर करोगे बेटा तभी तो आपको आएगा, तभी तो चीज़ें आएंगी बेटा, वरना नहीं आएंगी यार। मैं फिर से कह रहा हूँ, मुझसे 10 बार करा लो इसी बात कर, 10 मुझसे कहलवा लो, वही कहलवा, चाहे इतनी बार कहलवा लो, चीज़ें वहीं होने वाली है। सच में कह रहा हूँ, तुम विश्वास कह रहा हूँ, ठीक है। चलो हाँ भैया, आई होप मैंने केमिस्ट्री में सब बता दिया, फिर भी कुछ चूक चाक गया, अगली वीडियो में आ जाएगी। फिर तो बता रहा हूँ, पढ़ाते समय यार इतना याद नहीं रहता है, कब क्या बोलना है, कैसे बोलना है। मैं स्टोरी थोड़ा लिख के बैठा हूँ, 5 मिनट की वीडियो बनानी है, याद करो पूरी कहानी, है ना।
5 मिनट की वीडियो है, ऐसा ऐसा होता नहीं है बेटा, है ना। चलो नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट है फिजिक्स। फिजिक्स में भी आपको उसी फंडे का यूज करना पड़ेगा, लेकिन इसमें तो और भी संशोधन करना है आपको। इसके सबसे समस्या पता है क्या फिजिक्स बेटा? फिजिक्स सबसे समस्या तो ये बात की है कि फिजिक्स किया तुम पढ़ोगे भी एनसीईआरटी से तब भी नहीं समझ में आएगा, 10 बार पढ़ लो। तो मैं तो सजेशन दूंगा भाई कि एनसीईआरटी की फिजिक्स थ्योरी ना पढ़ें, सच में कह रहा हूं। तब पढ़ो जब तुम्हारे टीचर ने उसे पढ़ाया हो। अपने आप से पढ़ने का प्रयास करोगे ना, इधर से पढ़ोगे इधर से गायब हो जाएगी। अब कुछ बच्चे अगर बोलेंगे अरे यार क्या बता रहा है, इधर की बातें बता रहे हो, अनुभव है तुम्हारा, उम्र तुम्हारा जीवन खराब हो जाएगा। तुम मेरी बात खराब करने के चक्कर में जीवन खराब कर डालोगे। टीचर ने ना पढ़ाया तुम्हें कभी, और एनसीईआरटी की तुम फिजिक्स पढ़ के दिखा दो, जो कहो हार जाएंगे। बस शर्त इतनी है तुमने कभी टीचर से पढ़ाई ना की, पढ़ लिएगा ना तो थोड़ा समझ में आ जाएगी। और टीचर नहीं पढ़ा ना बेटा, अच्छे अच्छे बह गए, वही कहा सुने गली, अच्छे अच्छे बह गए, गाड़र कहा थाम ले गए, है ना, गाड़र कहा है थाम ले गए। तो भैया बहती धारा में तुम भी बह जाओगे, थम नहीं पाओगे। समझ में आया नहीं समझ आया? हाँ, तो वही बात है बेटा कि फिजिक्स की एनसीईआरटी की फिजिक्स पढ़ना है। सबसे पहले भाई साहब पूरा का पूरा एक रेफरेंस किताब उठाओ और डाउट एकदम पूरे तरीके से उसकी चीज़ें लिख लो, नोट डाउन कर लो, एकदम अच्छे तरीके से कवर कर लो उसको। उसके बाद आप क्या करो, आप एनसीईआरटी में जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, समझाता हूँ तुम्हें, बहुत इंटेक्स्ट क्वेश्चन, उन सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन को अच्छे तरीके से समझो। देखो जैसे ये है बेटा, ये सॉल्यूशन जो उसके दिए गए हैं, इन सॉल्यूशनों को देखो, बहुत महत्वपूर्ण है सारे सॉल्यूशन। अच्छा ये भी याद रखिएगा, चलो बताऊंगा अभी। तो आप ये कर लेंगे, इसके बाद बेटा क्या करना है आपको, फिर पूरा पढ़कर आप आएंगे, जो भी आपने पढ़ रखा है आप पढ़कर आएंगे, और पढ़कर आप बेटा इसकी बैक एक्सरसाइज पर आ जाएंगे। ये रहा बैक एक्सरसाइज आप इसे करिए, लेकिन याद रखिएगा कि कभी कभी इसकी बैक एक्सरसाइज किसी भी तरीके से महत्वपूर्ण नहीं होती है। बहुत सवालें बेटा वो महत्वपूर्ण नहीं होती हैं, उन सवालों को बस आपके प्रायोगिक माइंड को जानने के लिए, आपके विचारों को जानने के लिए वो प्रश्न दे दिए गए होते हैं। उनका आपसे, आपके अध्ययन से और आपके नीट एग्जाम से दूर 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 तक कोई संबंध नहीं होता है। इसका मैं आपको एग्जाम्पल सेट करके दिखाता हूँ। अगर मुझे याद आ गया अचानक से तो ठीक है, नहीं तो मेरे विचार से कोई तो है नहीं। अभी इसमें शायद थोड़ा कमी है, इसमें नहीं है शायद उतना इसमें नहीं है, पर है बेटा ऐसे ही करके। जैसे कि एक एग्जांपल और है, मैं इसका ये वाला एग्जांपल है इसका बेटा, ये वाला एग्जांपल उदाहरण 9.2 नहीं, पुरानी किताब में 9.2 जो मोबाइल फ़ोन वाला एग्जांपल है बेटा, ये कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन ये है आप थोड़ा करने का प्रयास करेंगे, बच्चे से पूछेंगे, बच्चा पढ़ेगा थक जाएगा। समझे नहीं समझ आई, है ना। तो मेरे विचार से जितना मैंने बताया है आपको उसका पालन करना चाहिए। अगर आप डॉक्टर बनने के बारे में सोचते हैं तो संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, और जो टीचर आपको बता रहा है उसकी बात आपको माननी ही चाहिए, क्योंकि याद रखिए बेटा गुरु हमेशा गुरु ही होता है। स्टूडेंट कितना ही विशाल या भारी क्यों ना हो जाए, बुद्धि के मामले में वो कभी भी अपने टीचर की बराबरी नहीं कर पाएगा। बाकी आप कमेंट खुला है, आप चाहे जो कमेंट कर लीजिए, आप मुझे 2-4 बात कह दीजिए, 2-4 अच्छी बात कह, 2-4 बुरी बात कह दीजिए, आपकी तो इच्छा है, आप जो कहेंगे वो मैं सुन लूँगा। मुझे लगता है वो ये बात माननी चाहिए पूरी तरीके से। कहीं संशोधन की आवश्यकता हो तो तुम मुझे बता सकते हो, मेरे विचार कहीं संशोधन की गुंजाइश उसमें मैंने छोड़ी नहीं है, फिर भी अगर आपको लगता है तो आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको एनसीईआरटी की केमिस्ट्री, एनसीईआरटी की बायो, एनसीईआरटी की फिजिक्स आपको पढ़नी चाहिए, और मैं विश्वास साथ कहता हूँ यदि इसका पालन आप करते हैं तो जाइए, लिखित गारंटी देता हूँ कि आप जिस दिन पूरी की इस तरीके से पालन करते हुए पूरी किताब पढ़ डालेंगे, उसके अगले 1 महीने बाद केवल मॉक टेस्ट कर लीजिएगा, आपका खल्लास, एक भी सवाल आपकी नहीं रह जाएगी, और आप उसी वर्ष डॉक्टर बन जाएंगे। ये तो नहीं बोलूँगा बेटा 720 में 720 आएंगे, लेकिन ये जरूर बोलूँगा कि यू विल बी ए डॉक्टर, आप एक डॉक्टर रहेंगे। ये मैं कहता हूँ, ये आपके मृत्युंजय सर आपसे कहते हैं, सच कह रहा हूँ, झूठ तन को नहीं बोल रहा हूँ। तो बस यार मुझे लगता है इतना बहुत है। बाकी 1 अगस्त 2024 से वीडियो आ रही है बेटा, जाइए देखिए, बताइएगा कि क्या कैसे पढ़ाया है, कैसे आपको अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा। जो भी संसाधन अपने पास, उन संसाधनों का उपयोग करते हुए मैं आपको सारी बातें शेयर करूंगा।
फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम एंड लव यू टू ऑल।